हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब हम अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं। नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। हाँ, नगरपालिका वित्त, नगरपालिका की जो फाइनेंस है वो कहाँ से आता है और उस नगरपालिका का जो भी फंड है वो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। बात करें धारा की तो धारा 75 तक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो धारा 76 से ये स्टार्ट होगा। धारा 70 सेक्शन 76 धारा 76 से लेकर 89A तक, 89 क तक ये चलने वाली है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में करेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हो जाएगा। तो अपना मेरी कोशिश यही है कि इसको एक चैप्टर में ही हम खत्म कर दे, ताकि क्योंकि सारा मैट्रिक्स एक साथ जुड़ा हुआ समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले ये धारा भी इंपॉर्टेंट है, धारा आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो मैंने राज्य वित्त आयोग के बारे में, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय, पहले तो एक कॉमन सी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में एक बात कहां लिखी हुई है। तो आपको पता है कि पंचायती राज और नगरपालिका के सारे जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 243 में है। 243 में आपको याद रखना वाई या फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं पंचायती राज के लिए तो वहां पर 243 वाई नगर पालिका के लिए आता है, 243 आई। आई जो आता है वो यहां पर आता है एक तरह से जो ग्राम पंचायत वगैरह होती है उनके लिए, लेकिन है वही राज्य वित्त आयोग, अलग अलग वित्त आयोग नहीं है। तो नगर पालिका के लिए जो हमें याद रखना है वो हमें वाई याद रखना है। तो 243 या फिर इसको ही वाई हमने यहाँ पर लिखा है। वाई को भी वैसे अगर आप देखे जाए तो पढ़ना याद रखना आसान है, इसको या फिर वाई। वाई यह के लिए नहीं लिखा मैंने, वाई को यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर यह ही आएगा। तो याद रखना आसान है कि वाई को हम हिंदी में यह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 243 यह या फिर वाई आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा है इसको भी आप याद रखेंगे, और धारा 76 में लिखा हुआ इस नगरपालिका अधिनियम है वो भी खास तौर पर याद रखना है। अब समझते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या क्या प्रावधान है। पहली बात तो मेरे ख्याल से आप राज्य वित्त आयोग के बारे में इतना तो जरूर जानते होंगे कि राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है, केंद्र में उसका काम होता है राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का बंटवारा। केंद्र के पास जितना भी टैक्स का पैसा है उसमें राज्य को कितना देना है, केंद्र को कितना देना है, किस किस राज्य को कितना देना है। इसी तरह से राज्य वित्त आयोग का काम होता है कि राज्य सरकार के पास जितना भी पैसा है वो पंचायतों को कितना पैसा देना है, नगर पालिका को कितना पैसा देना है, किस किस नगर पालिका को कितना वित्त वितरण करना है और उन सब के बारे और किस आधार पर उनको वितरण करना, वो सारी के सारे आधार वो सिफारिश वो नगर पालिका करती है। और इसके अलावा इतने और अलग अलग बातें हैं, कौन सा टैक्स वगैरह, ये वित्त से संबंधित जो भी सिफारिश है वो वित्त आयोग ही करता है। वित्त आयोग सिफारिश करता है, सिफारिश करना इसका काम है। इसकी सिफारिश मानना ना मानना वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। राज्य नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन यानी समीक्षा करना। ठीक है, कि जो किसी भी नगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, उसकी समीक्षा करना भी इसका काम है। और तो मेन तो बात ये होगी इसकी वित्तीय स्थिति कैसी चल रही है, कितना उसको पैसा देना चाहिए, वो सारा किसी भी नगर पालिका, जितनी भी नगर पालिका का मतलब तीनों ही जो उसके स्तर हैं, प्रकार हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, तीनों की उन सबकी वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना। और राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिश करेगा। वो सिफारिश क्या है? राज्य के द्वारा उद्ग्रहणीय कर, उद्ग्रहण का मतलब जो संग्रहित किया जाता है, राज्य के द्वारा जो भी कर लिए जाते हैं, टैक्स, शुल्क, जो भी शुल्क लिया जाता है, फीस वगैरह ली जा रही है, या फीस या फिर टोल, पथ कर यानी टोल लिए जा रहे हैं, उनके शुद्ध आगम का, ठीक है, नेट प्रोसीड कितना हो रहा है। नेट पैसा सरकार, राज्य सरकार के पास, नेट पैसे का मतलब है जितना भी पैसा कर के रूप में आ रहा है, जितना भी पैसा शुल्क फीस के रूप में यहाँ पर आ रहा है, उसका नेट पैसा यानी सारा खर्च करने के बाद अब नेट पैसा कितना बच रहा है राज्य सरकार के पास, उसका राज्य के पास कितना रहेगा और नगर पालिका के बीच कितना रहेगा, उसका वितरण और उनके भाग, कितना भाग नगर पालिका को जाएगा, किस किस नगर पालिका कितना जाएगा, उसकी सिफारिश करना। ऐसे कर, शुल्क, फीस व कर का निर्धारण, या पथ कर लिख देते हैं, पथ कर ही होगा ये, यानी टोल का निर्धारण जो नगर पालिका को दिए जाएंगे। अब जैसे एक तो कुछ टैक्स है जो पूरा राज्य सरकार के पास सीधा जाएगा, कुछ टैक्स ऐसे हैं, कुछ फीस शुल्क ऐसे हैं जो नगर पालिका को ही संग्रहित करने, नगर पालिका ही रहेगी, वो भी निर्धारण करेगा वो कौन कौन सा रहेगा। ये काम भी किसका है? ये काम भी राज्य वित्त आयोग का है। राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि यानी राज्य के पास जितना भी पैसा आता है वो राज्य की संचित निधि में जमा होता है, टैक्स के रूप में, शुल्क के रूप में, फीस के रूप में, राज्य की जो भी कमाई है वो सारी संचित निधि। उस संचित निधि में से नगर पालिका को ग्रांट कितना मिलेगा, अनुदान कितना मिलेगा, वो भी इसके बारे में। एक तो नगर पालिका का भाग, फिक्स भाग है, वो तो मिलना है, वो ही है। इसके अलावा कई नगर पालिका को स्पेशली किसी कारण से अनुदान भी दिया जाता है, ग्रांट भी दिया जाता है, उसकी सिफारिश भी कौन करता है? राज्य का वित्त आयोग करता है।
नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के आवश्यक उपाय अद्युपाय करने का काम भी, ये सिफारिश करने का काम भी किसका है, ये राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कैसे हो सकती है, उसके लिए आयोग को निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में, राज्यपाल अगर कोई अन्य विषय भी देता है तो उसके बारे में भी सुदृढ़ कैसे हो सकती है उसके बारे में अपने विचार वो प्रस्तुत करता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। राज्य वित्त आयोग की जो भी सिफारिश की है उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है उसके स्पष्टीकरण के साथ वो सरकार, राज्यपाल को ये दी जाती है। राज्यपाल का मतलब है वो सरकार को दी जा रही है। राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, लेकिन विधानमंडल के समक्ष उस स्पष्टीकरण के साथ भी हमने क्या क्या इस पर कार्रवाई की है उसको वो विधानमंडल के समक्ष रखवाता। कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाता है। सिफारिश किसको करा, राज्यपाल को करा, पर राज्यपाल का मतलब है कि अल्टीमेटली वो सरकार को ही करा, पर नाम, क्योंकि सारे के सारे जो कार्य होते हैं किसके नाम से होंगे, वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ये धारा 76 के बाद धारा 77। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश जो है वो क्रियान्वयन कौन करता है, तो मैंने कहा था क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। किसको दे रहा है ये सिफारिश, राज्यपाल को। राज्यपाल का मतलब है अल्टीमेट वो राज्य सरकार को दे रहा है, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा कैसे, कर, शुल्क, पथकर यानी टोल, फीस आदि का नगर पालिका को हस्तांतरण। क्रियान्वयन कैसे होगा, सिफारिश हो गई है, सिफारिश के बाद भी इतना इतना पैसा नगर पालिका को देना है, तो यहां पर मैंने हस्तांतरण ओब्लिक करके मैंने शब्द लिखा है न्यागमन। ये शब्द न्यागमन शब्द जो है हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, इसी न्यागमन को मैंने आसान भाषा में लिखा हस्तांतरण। न्यागमन का मतलब है हस्तांतरण, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में अगर सवाल आए तो यहाँ पर शब्द आ जाए न्यागमन, ठीक है। वो धारा 77 में लिखा हो। न्यागमन का मतलब हस्तांतरण करना, डिवोल्यूशन करना, समनुदेशन या असाइन करना, उसको पैसा असाइन कर देना जितना भी इनका पास नगर पालिका को करना। इसके अलावा राज्य सरकार उस संचित निधि से सहायता अनुदान, अभी हमने कहा कि अनुदान के लिए सिफारिश करता तो अनुदान देने का काम करेगा। वित्तीय स्थिति सुधारने तो अपेक्षित अन्य अद्युपाय ये राज्य सरकार करेगी, जो भी वित्त आयोग उसको सिफारिश करता है। क्लियर यहां तक, यानी पहले में राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश करेगा उसके बारे में लिखा है, उसका क्रियान्वयन सरकार करेगी, वो 77 में लिखा हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार से वित्तीय सहायता कौन कौन सी है वो लिखा हुआ 78 में। तो राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिका को अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। अब कैसे, जो उसका हिस्सा देना है टैक्स में वो तो देना ही, इसके अलावा अनुदान भी दे सकती है, वित्तीय सहायता भी दे सकती है। राज्य सरकार ऐसे अनुदान या सहायता देने के लिए विभिन्न शर्तों के साथ कुछ स्कीम निर्धारित कर सकती है, कोई स्कीम वगैरह बना सकती है। इसके अलावा नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी भी स्कीम के संपूर्ण या भागतः क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकती है। यानी नगर पालिका को कोई स्कीम है उसके लिए भी राज्य सरकार या तो कुछ हिस्सा या पूरा अनुदान उसमें दे सकती है। तो ये राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता हो गई। तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीजें यहाँ पर नहीं है। आप देखोगे इसको, अगर मुश्किल सिर्फ एक्ट की जो भाषा है वो एक्ट में अगर आप सीधा सीधा पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर मेरे ख्याल से आप इसको अच्छे से समझ कर पढ़ोगे तो कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। मुश्किल कहाँ आ सकती है वो बताता हूँ। मुश्किल आएगी आपको कुछ धाराएं रटने में। अब धाराएं मुझे लगता है कि एग्जाम में 5 से 6 धाराएं पूछी जा सकती है, इसके अलावा सीधा सीधा जो ये चीजें आ रही है वो पढ़ेंगे। अब वो जो 5-6 धारा हम कोशिश ये करेंगे भी वो 5-6 धाराएं भी वही आ जाए जो अपने इंपॉर्टेंट लगे। तो मैं लास्ट में एक बार जब पूरा अपना एक्ट हो जाएगा तो सारी इंपॉर्टेंट धाराओं को भी लिख देंगे। अब सारी धाराएं तो हमें याद करनी नहीं है, होगी भी नहीं और सारी काम की भी नहीं है। उनमें से मुझे लगता है कि 1 या 2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं धारा के जो हम लिखे और उससे बाहर आ जाए, तो उसका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि उन सारी धाराओं को याद करने के चक्कर में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धारा का इतना लोड नहीं लेना। धारा को हम एक साथ लास्ट में इंपॉर्टेंट धारा लेकर याद कर लेंगे और उसमें से मैक्सिमम मतलब अगर 5, 7, 8 धारा पूछ रही हो तो उसमें से 1 या 2 को छोड़कर सारी की सारी धाराएं मिल जाएगी आपको। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा उसमें धारा को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो इसका दूसरी बात है, नगर पालिका वित्त के बाद नगर पालिका निधि, नगर पालिका का म्यूनिसिपल का जो फंड है उसके बारे में हम बात करेंगे। म्यूनिसिपल के पास, नगर पालिका के पास भी तो पैसा आ रहा है, वो कहाँ रहेगा? जैसे हमने राज्य की पढ़ी थी संचित निधि, इसी तरह से हम नगर पालिका की निधि के बारे में पढ़ रहे हैं, नगर पालिका फंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नगर पालिका द्वारा न्यासतः धारित, क्या शब्द लिखा हुआ? न्यासतः धारित। मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया होल्ड एज ट्रस्ट, यानी कि नगर पालिका के पास जो भी फंड है, निधि है, उसका नगर पालिका केवल ट्रस्टी के रूप में काम करता है। नगर पालिका उसका मालिक नहीं है। आपके पास जो पैसा है वो जनता पे खर्च करने के लिए दिया है, आप उसके मालिक नहीं है। आपको ट्रस्ट की तरह यहाँ पर रहना है। ट्रस्ट तो आपने सुना होगा, ट्रस्ट तो उसको हिंदी में बोलते हैं न्यास। तो न्यास तह धारित यानी न्यास के रूप में उसको होल्ड करता है। वो निधि का
अध्यक्ष या मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर नगर पालिका के ये जो भी सदस्य है वो उसका कोई मालिक नहीं है। आपको ट्रस्ट के तौर पर, ट्रस्ट का मतलब है कि पैसा जो भी आता है आपको बस उसकी रखवाली करने का काम दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का आपको जनता ने उत्तरदायित्व दिया है, आप उसके मालिक नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट के रूप में वो पैसा उनके पास रहता है, एक निधि होगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन लगभग हर धारा में ये बात लिखी हुई है, हमें लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने एक दो जगह लिखा है। जो भी वसूल किया गया या वसूलने योग्य जितना भी धन है और अन्य स्रोतों से समस्त धन या समस्त कर से जो भी पैसा आता है और अन्य स्रोतों से भी जो भी प्राप्त धन है वो सारा का सारा किस में जमा होता है, इसी नगर पालिका निधि में जमा होता है। तो आगे जो भी आएगा हम इसको नगर पालिका निधि कहा जाएगा। ठीक है, और कई जगह हम सिर्फ निधि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां जैसे संचित निधि आ रही है, यहाँ पर हम नगर पालिक निधि की बात करते हैं। तो फंड के बारे में आपको समझ में आ गया, याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, 79 में लिखा हुआ है। क्लियर है? राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार जो निर्देश देती है उसके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशों के अलग तो हम जा नहीं सकते हैं। नगर पालिका की प्राप्तियां और व्यय दोनों चीजें, उस फंड में कुछ पैसा आ भी रहा है तो वापस खर्च भी करना पड़ रहा है। तो प्राप्तियां और व्यय उसके लेखा शीर्ष, लेखा शीर्ष का मतलब अब देखो क्या क्या है वो बताते हैं। जल विकास और मल वहन, एक ठोस अपशिष्ट प्रबंध, यहां तक ठोस अपशिष्ट का प्रबंध कैसे होगा, सड़क विकास और रखरखाव, गंदी बस्ती सेवाएं और वाणिज्यिक परियोजनाओं जैसे लेखा शीर्ष बनाए जाएंगे। लेखा शीर्ष का मतलब है कि आप सीधा सीधा मान लीजिए कि ये अलग अलग हो गए। आपकी फंड है, फंड में आपको सारा हिसाब किताब अकाउंट्स रखना पड़ेगा। अकाउंट्स जब मेंटेन कर रहे हैं तो अलग अलग आपकी बनेगा, भाई ये इसके लिए इतना पैसा आया और इसके लिए इतना पैसा गया, तो अलग अलग नाम से बन जाएगा। जैसे एक आपने अकाउंट शीट बना दिया जल विकास और मल वहन के लिए, एक बना दिया ठोस अपशिष्ट के लिए, एक बना दिया वाणिज्यिक प्रोजेक्ट के लिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। तो उन सब में कितना, उस सब के लिए कितना पैसा आया, उनके लिए हमने कैसा पैसा, कितना पैसा तय किया है और कितना पैसा हम खर्च करेंगे, सबका अलग अलग एक हेडिंग के साथ एक अलग अलग पेजेस इस तरह से बनाए जाएंगे। उसको कह रहा है लेखा शीर्ष। तो जो भी प्राप्तियां, जो भी पैसा इनकम हो रही है और जो भी पैसा खर्च हो रहा है, उन सबका अलग अलग अकाउंट हेड बनेगा और उसको, तो ये तो हो गया लेखा शीर्ष। अन्य और भी लेखा शीर्ष, ये तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, इसके अलावा कोई अन्य लेखा शीर्ष बनता है और एक साधारण लेखा शीर्ष, यानी इसके अलावा जितने भी अलग अलग नॉर्मल जो पैसा खर्च होता है वो सब, ये तो किसी प्रोजेक्ट के लिए हो गया। ऐसे और कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है और ऐसे नॉर्मली जो भी जितना भी पैसा नगर पालिका खर्च हो रहा है उन सबके अलग अलग अकाउंट्स हेड बनेंगे। उनमें जैसे अपन कोई भी हिसाब लिखते हैं तो सबका लिखते हैं ना, भाई ये घर के राशन का खर्च है, ये बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, तो इस तरह से जहां पर भी खर्च हो रहा है उन सबके अलग अलग अकाउंट हेड बनेंगे। और साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत ऐसी रीति और प्रारूप, उसका फॉर्मेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, जो भी प्रारूप बना है उसी के अनुसार रखे जाएंगे ताकि उपयोगिता प्रभार हो। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है उपयोगिता, अब यहाँ पर इसको उपभोक्ता भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि शब्द उपयोगिता लिखा हुआ है इसलिए हमने भी यहाँ पर उपयोगिता, इसको यूजर कहा जा रहा है, यूजर चार्जेस का अधिरोपण। अब क्योंकि जितना पैसा हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं वो अल्टीमेटली पैसा आएगा कहाँ से, वो अल्टीमेटली पैसा तो जनता से, लोगों से ही आना पड़ेगा, यूजर से ही आना पड़ेगा। तो अगर इसका अकाउंट हेड्स अलग अलग बन जाएगा तो ये कह रहा है कि इससे, ताकि उपयोगिता प्रभार यूजर पर चार्जेस कितना लगाया जाए, उस पर अधिरोपण कितना जाए, या किसी भी सहाय की प्रतिवेदन, दो चीजें हो सकती है, यूजर पर आप चार्ज लगा रहे हो, दूसरा गंदी बस्ती, हमने कहा गंदी बस्ती सेवा, गरीब लोग जहां पर रह रहे हैं उनको कुछ सब्सिडी भी देनी पड़ सकती है। जब आपको बिल्कुल पता होगा हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ रहा है, तब उनकी सब्सिडी रिपोर्ट, सहायकी का मतलब होता है सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब लोगों को एक्स्ट्रा आप कुछ अमाउंट देना, या फिर जैसे मान लो कि सब्सिडी, जैसे आपने पढ़ा होगा राशन पे हमें सब्सिडी मिलती है, राशन जो 20 रुपए किलो गेहूं हमें 2 रुपए किलो मिल जाता है, वो 18 रुपए के 18 रुपए सब्सिडी है, सरकार की तरफ से हमें सहायकता प्रदान की जा रही है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी रिपोर्ट की तैयारी करना आसानी हो सके, इसलिए इसको अलग अलग लेखा शीर्ष में बनाया जाना चाहिए। जो भी प्राप्तियां और व्यय हो रहा है ये लिखा हुआ है। प्रत्येक लेखा शीर्ष को, जो लेखा शीर्ष हमने बनाया है ना, हमने जो ये अकाउंट मेंटेन किया है, इसको भी ये कह रहा है 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। अब इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाकर समझने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। जैसे आपने बजट, इकोनॉमी पढ़ते हुए बजट पढ़ा होगा, राजस्व व्यय अलग होता है, पूंजीगत व्यय अलग होता है ना। तो ये कह रहा है कि इसको भी 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, कि राजस्व लेखा और पूंजी लेखा। हमने एक अकाउंट हेड बना दिया यहाँ पर, इसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, उसको तो हमने 2 हिस्सों में बांटा है। जब आ रहा है उसको भी 2 हिस्सों में बांटा, जो जा रहा है उसको भी 2 हिस्सों में बांटा। कैसे? एक हो रहा है राजस्व लेखा, ठीक है, और एक हो रहा है पूंजी लेखा, ठीक है।
अब राजस्व लेखा और पूंजी लेखा का मतलब क्या है? देखो, राजस्व लेखा में सामान्य तो वो बातें आती है, कोई भी पैसा, वो पैसा हम जो खर्च कर रहे हैं, या फिर वो पैसा आ रहा है जो जैसे खर्च करने की बात करते हैं, एक पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे सैलरी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, और एक पैसा हमने खर्च किया जिसमें हमने कोई असेट्स बनाया है, ठीक है? तो असेट्स का मतलब है जैसे हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो वो परमानेंट रहेगी वो संपत्ति, और हमारे पास लगातार हमें पैसा कमा कर देगी, तो वो सारा का सारा रखना है पूंजी लेखा में, वो रखा जाता है पूंजी लेखा में। पैसा ऐसा है जो रेगुलर खर्च ही होगा, उससे कोई कमाई नहीं होगी, वो रखा जाता है राजस्व लेखा में। जैसे मान लो कि आपको हर महीने सैलरी देनी है, तो हर महीने सैलरी वो आपका खर्चा ही है एक तरह से। मान लो कि आपको हर महीने किराया देना है, तो वो किराया आपका जा रहा है, उससे कुछ इनकम नहीं होगी, लेकिन आपने कुछ ऐसी जगह पैसा खर्च किया जो जिसका वापस भविष्य में रिटर्न मिलेगा, वो लिखा जाता है पूंजीगत लेखा में, ठीक है? तो ये इसको भी दो हिस्सों में यहाँ पर विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक मद को इनके अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। यहाँ पर हमने जो वाणिज्यिक परियोजनाएं की बात की थी कि अलग अलग अकाउंट हेड हम यहाँ पर बनाएंगे, लेखा शीर्ष यानी अकाउंट हेड बनाएंगे, जिसका नाम, किसी का नाम जल विकास और मल वहन हो सकता है, ठोस। यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड लिखा होता है वाणिज्यिक परियोजनाएं। तो इस एक्ट में वाणिज्यिक परियोजना को एक्सप्लेन किया है, स्पष्टीकरण दिया कि वाणिज्यिक परियोजना का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया अलग से, तो हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है वाणिज्यिक परियोजना में क्या होता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट नाम से वैसे पता चल रहा है कि नगर पालिका का कमर्शियल प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें व्यापार वाणिज्य से जो मामला जुड़ा हुआ है। जैसे इससे तात्पर्य समय समय पर नगर पालिका बाजार, अब बाजार पूरा कमर्शियल है, बाजार विकास परियोजनाएं जो भी है, संपत्ति विकास परियोजनाएं जो भी हैं, ठीक है? और वाणिज्यिक प्रकृति की ऐसी जो भी परियोजना है जो भी कमर्शियल रिलेटेड है, जैसे एक तो जैसे आवासीय वगैरह बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाजार से जुड़े हुए जो भी चीजें वो सारी की सारी कैसी होगी, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो ये मतलब होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट का। अब आता है नगर पालिका निधि का उपयोग किसके लिए होगा, उपयोग कैसे होगा? उपयोग हमने ये कहा, अब इसमें सिर्फ इतना लिखा, उपयोग किसके लिए होगा? जो भी आपके खर्चे हैं उसका पेमेंट करने के लिए, ठीक है? नगर पालिका के विभिन्न प्रयोजन, जितने भी नगर पालिका में विभिन्न प्रयोजन है, उसको क्रियान्वित करने के लिए संदेह, संदेह का मतलब जिनको भी पैसा देना है, पेएबल, समस्त राशियों के संदाय हेतु, संदाय का मतलब उसको पेमेंट करने हेतु, तो निधि का उपयोग बस इतना ही याद रखना है। तो इसमें याद रखने की भी जरूरत नहीं भी नगर पालिका का जो निधि है, फंड, उसका उपयोग कैसा होगा? जो भी नगर पालिका में विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम करिए उसको सबको पेमेंट करने के लिए उसका काम होगा, बस इतनी सी बात लिखी हुई है। धारा 81 में क्या लिखा हुआ है? धारा 81 में यहां से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आती है, सिंपल सी बात है, लेकिन नगर पालिका निधि में से, फंड में से कोई भी संदाय, कोई भी पेमेंट, संदाय का मतलब पेमेंट, तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसको बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। तो इस बात को हमें थोड़ा सा याद रखना है। नगर पालिका में से कोई भी पैसा, नगर पालिका का फंड है, वो नगर पालिका का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, जितना भी पैसा नगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की निधि में है, संचित निधि में, एक भी पैसा सरकार बिना बजट में उसको पैसा मिले खर्च नहीं कर सकती है। ये हमने पॉलिटी में भी हम पढ़ते हैं। सरकार कोई भी पैसा खर्च करती है वो तभी पैसा खर्च कर सकती है जब बजट में उतना पैसा उन्होंने आवंटित कर दिया हो, बजट अनुदान में वो पैसा ले लिया। तो यहाँ पर भी यही बात लागू हो रही है कि नगर पालिका निधि में से कोई भी पैसा तब तक खर्च नहीं किया जा सकता है जितना पैसा उस बजट पारित करा के ले नहीं लिया हो। जैसे हमने राज्य विधायिका में पढ़ा, बजट पारित किया जाता है, हर साल बजट होता है, वो बजट क्या होता है? बजट संसद के द्वारा पारित किया जा रहा है, संसद अनुमति दे रही है कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हो, तभी सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है। सेम बात यहीं पर होगा, नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनके बीच में बजट पारित कराना पड़ेगा, तो इतना पैसा हमें जरूरत है, उतना ही पैसा वो खर्च कर सकते हैं। अब वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जब तक नगर पालिका से बजट पारित नहीं हो जाता तब तक कोई भी पैसा खर्च नहीं हो सकता है, ये लिखा हुआ। लेकिन ये धारा निम्नलिखित किसी मामलों या निम्नलिखित मामलों किसी संदाय पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाले पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर बजट पारित करवाना आवश्यक नहीं। कैसे? कर और अन्य धन का प्रतिदाय, प्रतिदाय का मतलब रिफंड। अब मान लो कि आपने किसी पर टैक्स लगाया तो टैक्स में कई बार रिफंड भी करना पड़ता है, तो रिफंड जो करना है, अब रिफंड करने का मतलब ये है कि वो पैसा वास्तव में नगर पालिका का नहीं है। जब पैसा नगर पालिका का नहीं है तो उसको बजट से लेने की भी जरूरत नहीं है, वो तो किसी और का पैसा एक तरह से नगर पालिका के पास था, आपने वापस लौटा दिया। तो कोई भी ऐसा पैसा है, टैक्स का पैसा है, किसी और तरह का पैसा जो रिफंड करना है, रिफंड करने का मतलब वो हमारी संपत्ति है ही नहीं, वो पैसा किसी और का है। सरकार भी क्या करती है? एडवांस टैक्स लेती है, आपसे एडवांस टैक्स लेती है तो आपको वापस पैसा रिफंड भी होता है टैक्स का। तो रिफंड हो रहा है, इसका मतलब वो पैसा अपना है नहीं। जो पैसा संचित निधि में आ चुका है, संचित निधि का हो गया है, उसी पैसे को निकालने के लिए आपको बजट में, बजट की प्रस्ताव की जरूरत होती है, बाकी को नहीं। इसी तरह से
जो भी संविदा कार्य कॉन्ट्रैक्टर्स है, कॉन्ट्रैक्टर से कई बार पैसा लिया जाता है एडवांस में, या फिर अन्य व्यक्तियों का निक्षेप, निक्षेप क्या मतलब डिपॉजिट, जो भी अन्य किसी भी व्यक्तियों का डिपॉजिट नगर पालिका में पड़ा है, नगर पालिका द्वारा भूलवश संग्रहित, मिस्टेक से, बाई मिस्टेक कोई भी संग्रहित या डिपॉजिट पैसा है, समस्त धन का वापस प्रतिसंदाय रिफंड करना। ऐसा सारा पैसा जो भूलवश ले लिया गया है या फिर कॉन्ट्रैक्टर का पैसा पड़ा है, वो वास्तव में नगर पालिका फंड का हिस्सा नहीं है, वो किसी और की अमानत है, तो वो वापस रिफंड करनी। जब रिफंड करनी तो उसको बजट से पास कराने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सी बात है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लोकहित में, ध्यान रखना इसको, अब ये पैसा भी जब ऐसा अर्जेंट जरूरत पड़ रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक अचानक से जरूरत पड़ जाती है, जैसे मान लो कि बजट तो जनवरी फरवरी में बजट पारित हो गया, बजट पारित हो गया तो बजट तो हमें एक अनुमान लगा भी इतना इतना पैसा जरूरत पड़ी, हमने ले लिया, अचानक से कोई जरूरत आन पड़ती है तो फिर क्या होगा। तो ऐसे जैसे खतरनाक रोगों के फैलने पर राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित, तत्काल अर्जेंटली किसी पैसे की जरूरत हो जाता है, किसी संक्रमण कार्यों के लिए अस्थायी संदाय, तो एक टेम्पररी रूप से कुछ पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए फिर बजट पास कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से खतरनाक रोगों के फैलने, शहरों में कोई खतरनाक रोग फैल गया, कोई प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा आ गई, उसकी खतरा आ गया, और किसी अन्य अत्यावश्यक मामले में नगर पालिका द्वारा विशेष उपाय किए जाने पर जो भी खर्च हो रहा है उसके लिए बजट पारित करने की उस समय तत्काल जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कंपनसेशन देना है, प्रतिकर यानी कंपनसेशन, शब्द याद रख लेना, प्रतिकर। वैसे तो कोशिश हमें यही करनी पड़ेगी कि आप जब कुछ शब्द हिंदी के समझ में नहीं आए एग्जाम में तो इंग्लिश वर्जन देखना भी जरूरी। कई बार इस तरह के वर्ड, जैसे प्रतिकर का मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन कंपनसेशन का मतलब समझ, प्रतिकर को मुआवजा भी लिख सकता था, पर शुद्ध हिंदी, मुआवजा शुद्ध हिंदी शब्द नहीं है, तो शुद्ध हिंदी शब्द यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं प्रतिकर, ठीक है। तो मुआवजा किसी को दिया जा रहा है, कंपनसेशन किसी को दिया जा रहा है, तो भी वहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षित कोई भी कार्रवाई करने में नगर पालिका के विफल होने पर, राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई भी कार्रवाई, नगर पालिका को ये काम करना चाहिए, नगर पालिका के विफल होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन कोई कानून बनाया, उस अधीन नगर पालिका के, या फिर एक तो ये हो गया भाई राज्य सरकार ने कोई काम दिया और आपको नहीं कर पाए, उस कानून के तहत आप पर कोई दंड लगता है, कोई आर्थिक दंड लगता है, तो वो पैसा देने के लिए बजट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई भी नगर पालिका के विरुद्ध किसी भी सिविल या दांडिक न्यायालय, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट की डिक्री यानी आदेश के अधीन या किसी दावा वाद या अन्य विधिक कार्य के समझौते के अधीन जो भी पेमेंट करना है, उसके लिए भी कोई बजट से पारित कराने की आवश्यकता नहीं है, वो पेमेंट तो देना ही होगा। इसके अलावा नगर पालिका की संपत्ति या मानव जीवन को हुए अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करने में जो भी खर्च हुआ है या वह हेतु, या फिर कोई वेतन मजदूरी किसी को देना है, उसमें संदेय राशि, संदेय यानी जो भी पेमेंट करना है, उन संदेय राशियों के लिए भी बजट पारित करना आवश्यक है। या फिर ऐसे अन्य कोई भी मामले जिन्हें उप विधियों द्वारा इस तरह का कोई कानून बनाकर बता दिया भाई इसके लिए आपको बजट की जरूरत नहीं है, आप इस तरह के लिए पैसा जारी कर सकते हैं। तो हमें पहली बात तो ये लिखी हुई है कि कोई भी पैसा निकालने के लिए, जो हमने धारा पढ़ी है, इस धारा 81 में ये लिखा हुआ कि नगर पालिका के फंड में से कोई सा भी पैसा निकालना हो तो बजट, उसके लिए बजट पारित कराना आवश्यक है। बजट बिना बजट में उसको पारित किए उसका पैसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मामलों में, तो कुछ मामले भी स्पष्ट कर दिए भी, वो कुछ मामले कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि एक तो वो पैसा जो नगर पालिका का है नहीं, उसको रिफंड करना है किसी तरह का, तो उसके लिए बजट की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, यानी दो हिस्सों में इसको समझ सकते हैं, तो वो भाग हो गया। दूसरा, कोई भी अर्जेंट ऐसा काम आ जाता है जहां पर नगर पालिका को पैसा खर्च करना है, वहां पर भी ऐसा आवश्यक नहीं कि बजट में पारित करा के फिर ही ऐसा किया जाना चाहिए।